और अब उत्तर प्रदेश विशेष में खबरों में बात करेंगे विस्तार से। आज राजधानी लखनऊ में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की बिक्री पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है और भारतीय गोवंश के कारण जो चर्चा यहां पर आचार्य जी अभी अपने उद्बोधन में कर रहे थे, आधुनिक तकनीक के आने के पहले अगर आप भारत के खेती किसानी से जुड़े हुए पुरातन अध्ययन को देखेंगे तो आपका ध्यान इस ओर बरबस आकर्षित करते हैं कि इस धरती से उस प्रकार की उत्पादन हमारा किसान अतीत में लेता रहा है। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने मिशन मोड पे पूरे देश के अंदर इसे लागू किया है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकास खंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बना करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी है। 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत भी इसे भी हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे, यानी जो नेचुरल फार्मिंग के इस कार्यक्रम के साथ भी हम लोग 23 जनपद के 39 विकास खंड में 23,510 हेक्टेयर में 470 क्लस्टर बना करके इसके प्रोत्साहन को भी हम आगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से राजस्थान के राज्यपाल ने मुलाकात आज की। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहे, जिसके बाद में कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर के पिता स्वर्गीय अमरनाथ के त्रयोदशाह संस्कार में भी शामिल हुए। सांसद के पिता की 13वीं में शामिल होने के लिए कई अन्य दिग्गज नेता भी आज संगम नगरी में हैं। शहर के प्रीतम नगर कॉलोनी में सांसद का घर है। स्टेट प्लेन से प्रयागराज के बमरोली एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचे। बमरोली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम योगी कार के जरिए कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर के आवास पहुंचे, जहां उनके पिता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सांसद विनोद सोनकर का आवास शहर के प्रीतम नगर कॉलोनी में है। यहाँ के दुर्गा पूजा पार्क में आयोजित भोज समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। लगभग 1 घंटे बाद स्टेट प्लेन से ही लखनऊ मुख्यमंत्री रवाना हुए। मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि महाराज जी से संबंध मेरा पारिवारिक है और बहुत पुराना है। 1995 से महाराज जी से मेरा अपना संबंध पारिवारिक है। उस नाते आज मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद आए, उन्होंने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया और परिवार के लोगों को सांत्वना भी दी और साथ ही साथ परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। इसलिए पूरा परिवार आज उनका इस बात के रेडी भी है और इस दुख की घड़ी में महाराज जी जिस प्रकार आकर सांत्वना व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से महाराज जी अपने परिवार के जो सदस्य मानते हैं उस नाते आ जाए। इसलिए महाराज जी का पूरा हम लोग परिवार के सदस्यों के साथ उनका हृदय से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कौशाम्बी के सांसद आदरणीय विनोद सोनकर जी, उनके पूज्य पिताजी के त्रयोदश संस्कार में आज हम लोग आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ थे
और सब ने उस पवित्र आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं। वहीं मेरठ में एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पीएफआई से जुड़े 4 सदस्यों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि शामली के मौलाना शादाब और मौलाना साजिद को पकड़ा गया है, गिरफ्तार उन्हें किया गया है। मुजफ्फरनगर के मोहम्मद इस्लाम कासमी भी हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद के मुफ्ती शहजाद को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो आतंकी फंडिंग में पीएफआई पर प्रहार किया जा रहा है। गिरफ्त में पीएफआई का जो पहला संदिग्ध है उसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ये दूसरे संदिग्ध की तस्वीर। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, और ये तीसरी तस्वीर, तीसरे संदिग्ध को जो गिरफ्तार इस वक्त किया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ इन लोगों से की जाएगी। ये चौथा संदिग्ध जिसे आज पीएफआई की तरफ से गिरफ्तार किया गया, और पूछताछ में देखना होगा कि इनके तार और कहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर निकलकर सामने आते हैं। ये 5वां संदिग्ध जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इनके तार जुड़े हुए हैं। और ये 6वां संदिग्ध जिसे आज गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर 6 संदिग्धों को आज गिरफ्तार किया गया है। मेरठ की जहां पर श्रम कल्याण परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा नेता सुनील भराला को धमकी दिलाने वाले आरोपी मारूफ को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते सितंबर को सुनील भराला के मोबाइल नंबर पर धमकी भरी कॉल आई थी। पुलिस ने मामले में नौचंदी के करीम नगर निवासी अतीब ठाकुर, रेहानी अली निवासी ओखला जाकिर थाना जामिया नगर दिल्ली और कासिफ खान निवासी जोकाबाई एक्सटेंशन दिल्ली को जेल भेज दिया है। अतीब ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि सुनील भराला को धमकी देने के लिए नोएडा के सेक्टर 15 निवासी मारूफ ने सुपारी दी थी। मारूफ पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। उसके बाद मारूफ की तलाश में पुलिस ने कई टीमें भी लगाई हैं। पुलिस की एक टीम ने हैदराबाद से मारूफ को गिरफ्तार कर लिया है। मारूफ को पुलिस की टीम मेरठ ले आई है। थाना दौराला के अंतर्गत एक धमकी का मामला प्रकरण में आया था। 10 तारीख को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उनको धमकी दी गई थी और उसी के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई थी। इस पूरे प्रकरण में पूर्व में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिनके द्वारा मोबाइल फ़ोन और सिम खरीदा गया था और धमकी दी गई थी। इसी विवेचना के तहत जो चौथा व्यक्ति है डॉक्टर मारूफ, उसको पुलिस के द्वारा हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, जिसको नियमानुसार पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी दिया गया था। 50,000 का जो इनाम है वो घोषित किया गया था और इस पूरे प्रकरण में अभी पूछताछ की जा रही है। कुछ ऐसे तथ्य बताए गए हैं अभियुक्त के द्वारा, जिनकी गहनता से विवेचना की जा रही है, उनकी सच्चाई का पता किया जा रहा है। और थाना दौराला। और अगली खबर रामपुर से, जहां पर सपा नेता आजम खान पर अब एक और आरोप लगाया गया है। बता दें कि नगर पालिका की तिजोरी चोरी करने का यह आरोप लगा है, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा बी ने शिकायती पत्र लिखा है। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार को पत्र लिखा गया। पत्र में चोरी की गई तिजोरी बरामद कराने की मांग की गई है। नगर पालिका रामपुर से 2005 में ये तिजोरी चोरी हुई थी। कर्मचारियों के वेतन के 11 लाख रुपए इस तिजोरी में रखे हुए थे और इसी दौरान ये तिजोरी चोरी हुई थी। 2005 में जो तिजोरी चोरी हुई थी मार्च में, 3 मार्च थी और 2005 में, तो उस सिलसिले में हम कमिश्नर साहब से मिले थे कि वो तिजोरी चोरी हो गई थी और फिर उसका कुछ नहीं पता चला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहाँ पे हमने बहुत कोशिश करी, उन दिनों बहुत ज़्यादा सब लेटर लिखे यहाँ के प्रशासन को और गवर्नर साहब को भी लेटर सब हमने दिए कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और ये तिजोरी चोरी हो गई है, इसका पता लगाया जाए। लेकिन कुछ काम मतलब कुछ बना नहीं और कुछ इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब उम्मीद है कि जिस तरह से किताबें बरामद हुई हैं, किताबों की शक्ल में इंसाफ मिला है और ज़मीन में जो मशीन गाड़ी गई थी वो निकल के आ गई है, तो इन बातों से उम्मीद जागी है कि हमें भी इंसाफ मिलेगा। जो 17 साल पहले एक तिजोरी चोरी हुई थी, ख़जाने की नगर पालिका का ख़जाने की तिजोरी थी वो, और उसमें 11.5 लाख रुपए नगर पालिका कर्मचारियों का वेतन था उसमें। तो उम्मीद है, इसलिए फिर आज हम कमिश्नर साहब के पास लेटर लेकर गए कि जो है हमें भी इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ उस दौर में बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी। तो आपका अधिकार भी सीज हुए थे उस ज़माने में? मेरे अधिकार भी सीज करे थे इसी तिजोरी प्रकरण के चक्कर में। उसके बाद जब इलेक्शन आया और हमने नॉमिनेशन करने गए तो हमारा पर्चा भी खारिज हो गया। तो
और अगली खबर रामपुर से, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सर्च वारंट आज जारी हो सकता है। आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च अभियान चलाने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने सर्च वारंट के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। सर्च वारंट जारी करने से पहले कोर्ट ने डीएम रामपुर को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने डीएम से एडीएम रैंक के 3 अफसरों के नाम मांगे हैं। डीएम यूनिवर्सिटी परिसर के बरामद की गई स्थलों की भी पहचान करेंगे और सर्च वारंट पर आज अब एमपी एमएलए कोर्ट में फिलहाल ये पूरे मामले चल रहा है। और अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां पर न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। एसपी सिटी ने मुकदमा लिखने के आदेश दिए हैं और खबर को देखकर प्रशासन की आंखें खुली हैं। अब पार्किंग संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। बिना मानकों के धड़ल्ले से अवैध पार्किंग चल रही थी। पार्किंग के नाम पर मोटी रकम ये लोग लेते थे और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहीं बागपत में चलती रोडवेज बस में ड्राइवर और हेल्पर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। युवक ने बस रोकने के विवाद में कंडक्टर और ड्राइवर को थप्पड़ मारे हैं। बस में सवार दूसरे यात्री ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बड़ौत क्षेत्र के बावली गांव का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं ललितपुर कुएं में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने कुलदीप यादव पुलिसकर्मी पर लगातार 3 दिन से घर आने का आरोप लगाया एवं पुलिसकर्मी को युवती की मौत का जिम्मेदार बताया गया है। तो वहीं पुलिस द्वारा ट्विटर के माध्यम से बताया गया कि युवती के पिता ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें 161 के बयान में युवती ने किसी को भी दोषी नहीं बताया था और अपनी मर्जी से अपने मामा के यहां जाने की बात कही। लेकिन युवती के परिजन युवती पर विपक्षियों के विरोध में बयान देने के लिए दबाव बना रहे थे। इस कारण युवती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अनोरा गांव का बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोंडा में डीएम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ढेमवा घाट पहुंचे और बाढ़ की चपेट में आए सड़क के किनारे बसे गांवों का जायजा लिया। परेशान लोगों को बीते 10 दिन से न खाना मिल रहा है न पानी। अफसर तरफगंज से ही बाढ़ देखकर लौट जाते थे। दरअसल फैजाबाद से जोड़ने वाली ढेमवा रोड का 1/3 हिस्सा नदी में समा गया है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।